and welcome to SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करते हैं एंड यू कैन राइट योर आंसर एंड सबमिट योर आंसर टू अवर टेलीग्राम ग्रुप। आज का क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इस बात पर। क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टेटमेंट के साथ एंड स्टेटमेंट सेज दैट इंडिया फेसेस चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन एंड द यूथ। सो क्वेश्चन का स्टेटमेंट पहले ही डिक्लेयर कर देता है कि इंडिया चैलेंजेस फेस करता है इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन to both its children and the youth. That means the question is talking about both the school education as well as the higher education. After that, question says that discuss the importance of the new education policy in the light of this statement. And after that it is asking you कि कैसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस स्टेटमेंट के हिसाब से है। दैट मीन्स कैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इस जो प्रॉब्लम्स जो है हमारे चैलेंजेस हैं स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसे इसको सॉल्व करेगी। क्वेश्चन रेलिवेंट है पेपर 3 गवर्नेंस के लिए एंड द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज 30th जुलाई 2020, जहां पर सत्यजीत सर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सटेंसिवली डिस्कस करा है। क्वेश्चन है 15 मार्क्स का, दैट मीन्स यू हैव टू राइट इट इन 250 वर्ड्स, 1 full A4 शीट बोथ साइड इंक्लूडेड एज वेल एज द अनदर A4 शीट जिसका केवल एक साइड आप लिखेंगे। दोनों A4 शीट्स में 1 इंच का मार्जिन बोथ साइड एंड 1.5 इंच मार्जिन फ्रॉम टॉप आप छोड़ देंगे। क्वेश्चन में आपको 3 चीजें आंसर करनी है। पहली चीज जो स्टेटमेंट है ओपनिंग स्टेटमेंट, इसके बारे में आप इलैबोरेट करेंगे। दैट मीन्स यू नीड टू मेंशन दैट व्हाट आर द चैलेंजेस और द प्रॉब्लम्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन इंडिया एंड हियर you will talk about both school education as well as the higher education because it is saying for children and the youth. Second, you will discuss that how these problems can be addressed by the new education policy. So अगर डायरेक्टिव वर्ड डिस्कस है दैट मीन्स आपको सारा जो पॉइंट्स हैं जितने भी किसी भी चीज के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एस्पेक्ट पर थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन करते हुए यू नीड टू इलैबोरेट ऑन ऑल दोज पार्ट जब डिस्कस लिखा है। देन द थर्ड थिंग यू विच इज नॉट आस्क्ड बट यू शुड आंसर इज दैट व्हाट आर द चैलेंजेस दैट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल एनकाउंटर। Even though this is not asked, but you must mention just to complete your answer. Let us see how we can introduce this question. There can be 2 types of the introduction to this question. One can be contextual introduction, जहां पर आप बात करेंगे कि कितनी खराब हालत है एजुकेशन की इंडिया में। कोई डेटा के थ्रू आप अपनी बात को रख सकते हैं। मैंने आपको असर रिपोर्ट जो है जो कि एनजीओ प्रथम रिलीज करता है उसका एग्जाम्पल दिया है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी उसमें यह बोला गया है कि 16% ऑफ द क्लास 1 स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन नॉट रीड टेक्स्ट ऑफ देयर क्लास 1। अपनी क्लास का फर्स्ट क्लास का जो टेक्स्ट होता है उसको नहीं पढ़ सकते हैं एंड ओनली 16% आर एबल टू रीड दैट। दैट मीन्स 84% बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। So this can be one such example. You can give other such example also. Every year this report, ASAR report gets released and it has n number of such factual database. आप कुछ भी use कर सकते हैं। Then the second type of the introduction can be contextual, informative introduction here. Here you can discuss about that what is this new education policy. आप बोल सकते हैं के कस्तूरी रंगन कमेटी थी, इन्होंने दी थी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और इससे हमारे जो पुअर क्वालिटी एजुकेशन के चैलेंज है उसको सॉल्व करने का इसके लिए ये रिपोर्ट है। सम टाइप ऑफ इस टाइप की आप एक सिंपल सा डिस्कशन कर सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। लेट अस कम टू द मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन where we are going to discuss the challenges of education in India. Now the question is talking about children and youth both.
मैंने दोनों की ही प्रॉब्लम, दैट मीन्स स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम और हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम, उनको एक साथ लिख दिया है। आप चाहें तो आप सेपरेट कर सकते हैं, यू कैन सेपरेटली टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन एंड देन हायर एजुकेशन। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की प्रॉब्लम्स देखते हैं। पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज कि गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो बहुत कम है। दिस इज ट्रू फॉर ओवरऑल एजुकेशन। गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो है, सिर्फ 3% ऑफ इट्स जीडीपी एजुकेशन में खर्च करती है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा खर्च करती है। इसीलिए हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसने भी 6% बोला है खर्च करने को। देन सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज सरकार ज़्यादा खर्च करती नहीं है पब्लिक एजुकेशन पर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों का बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। सरकारी स्कूल होते हैं जो कि ज़्यादा एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स आर वेरी लेस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि 10 साल हो गए हैं राइट टू एजुकेशन को आए हुए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक सही नहीं हुई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट टू एजुकेशन हैड टॉक्ड अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अ लॉट, कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और उससे प्रॉब्लम भी होती है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो स्कूल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं हो, गर्ल्स के लिए प्रॉपर टॉयलेट नहीं हो, सेपरेट टॉयलेट नहीं हो, बेंचेस नहीं हो, या स्कूल में अगर बोर्ड नहीं हो, तो जो पेरेंट्स होते हैं, विलेज में रहने वाले पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए डिस्करेज हो जाते हैं। उनको कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आता है कि क्यों बच्चों को स्कूल भेजा जाए जब स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर तक अच्छा नहीं है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ के स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, और जो मॉडर्न, जैसे हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो लर्निंग होती है, आईटी एनेबल्ड एजुकेशन बोलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने फ़ोन में देखते हुए, यूट्यूब में वीडियोस देखते हुए बहुत कुछ सीख लेते हैं। अभी भी हमारे सरकारी एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन में इस पर बहुत काम नहीं हुआ है। इवन दो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में फिर भी हुआ है, पहले कुछ भी नहीं हुआ था। और इस वजह से जो आईटी एनेबल्ड एजुकेशन होती है, जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें ई लर्निंग होती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से लर्निंग होती है, वो हमारे कंट्री में बहुत ही पीछे है। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्होंने तो फिर भी बहुत कुछ सीख लेते हैं, लेकिन जो हमारे पब्लिक स्कूल्स के बच्चे होते हैं, जो सरकारी स्कूलों के बच्चे होते हैं, वो उतना नहीं सीख पाते हैं। सो दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। द थर्ड प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ पर टीचर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एज अ रिजल्ट टीचर्स जो होते हैं वही जिस तरह का वो हमेशा से पढ़ाते आए हैं वैसे ही पढ़ाते रहते हैं, वो उनका अपग्रेडेशन नहीं होता है, और वो फोकस करते हैं केवल रोट लर्निंग पर। दैट मीन्स रट्टाफाई करके, किसी भी चीज को मगअप करके वो पढ़ाने पर फोकस करते हैं, रादर देन फोकसिंग ऑन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट। फोर्थ प्रॉब्लम इज कि करिकुलम और सिलेबस अपडेट नहीं होता है। आप लोग खुद भी सोच सकते हैं कि हमारे स्कूल में बहुत सारी हमको ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका हमको लाइफ में कुछ यूज नहीं होता है, कभी कुछ यूज नहीं आता है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज आवर सिलेबस आर नॉट अपडेटेड विद टाइम। हम लोग को आउटडेटेड टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनका मॉडर्न टाइम में कोई यूज नहीं होता है। सो दीज आर जस्ट 4 प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द स्कूल टीचिंग, स्कूल एजुकेशन। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, बट बिकॉज आंसर में हमें लिमिटेड स्पेस है तो मैंने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करा है। आगे चलते हैं और स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन की प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हायर एजुकेशन में क्वालिटी ही अच्छी नहीं है। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं दैट ओनली 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस आर इन द टॉप 200 ग्लोबल रैंकिंग्स जो होती हैं कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज की, उसमें केवल 3 ही इंडियन इंस्टीट्यूशंस आ पाते हैं। देन सेकेंड प्रॉब्लम है कि हायर एजुकेशन में गवर्नेंस और मैनेजमेंट की बहुत हालत खराब है। करप्शन की प्रॉब्लम है, इरेगुलरिटी होती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी यूजीसी ने, जो कि सेंट्रल बॉडी है, उसने मैंडेट कर दिया है बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि उनको अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म कराने हैं।
अब आप समझ सकते हैं हर एक यूनिवर्सिटी की जो कंडीशन है, जो लोकल कंडीशन है वो अलग है। किसी सिटी में कोरोना का पेशेंट ज़्यादा है, किसी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं, वो नहीं है उस यूनिवर्सिटी, लोकल स्टूडेंट्स कम होते हैं। एज अ रिजल्ट हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, बट गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो होती है वो फ्रीडम नहीं देती हैं, ऑटोनॉमी नहीं देती हैं यूनिवर्सिटीज़ को अपने हिसाब से काम करने में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। द थर्ड प्रॉब्लम इज दैट देयर इज अ मैसिफिकेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन इंडिया। देखिए, जैसे जैसे हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती रही थी, वैसे वैसे हमारी सरकारों ने हायर एजुकेशन की नई नई यूनिवर्सिटीज और नए कॉलेजेस बना दिए, लेकिन हमने अपनी कंट्री में ज्यादा कॉलेजेस तो कर दिए, ज्यादा यूनिवर्सिटीज तो कर दी, पर उनकी क्वालिटी पर नहीं ध्यान दिया। मतलब हमने क्वांटिटी पर ध्यान दिया, क्वालिटी को इग्नोर कर दिया। तो हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मासेस को तो सर्व करते हैं, दैट मीन्स दे सर्व द पीपल, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द गुड क्वालिटी। और उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि इवन तो हमारे यहाँ के बच्चे हायर एजुकेशन में कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं, दे गेट द हायर एजुकेशन, बट वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पाते हैं, प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी भी क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया गया था। वी वर फोकसिंग, हमारी जो सरकारें हैं, दे वर ओनली फोकसिंग ऑन मेकिंग श्योर दैट मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द हायर एजुकेशन विदाउट फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पिछले डिकेड में आप देखेंगे लास्ट 10 years में सो मेनी न्यू IITs and AIIMS have been opened without focusing on the quality of these higher education institution. So you can write about these examples. Then the fourth challenge is that education में और जो इंडस्ट्री की डिमांड है, इसके बीच में रिलेशन जो है वो वीक पड़ता जा रहा है। There is a lack of coherence between the two. देखिए, बच्चे जो होते हैं वो अपने कॉलेजेस से पास हो जाते हैं, बट उनका प्लेसमेंट नहीं होता है। होता भी है प्लेसमेंट तो जाकर के पहले कंपनी में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, तब वो सीख पाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कॉलेजेस में जो सिखाया जाता है इंडस्ट्री में उसकी जरूरत ही नहीं है, और जिस चीज की इंडस्ट्री में जरूरत होती है, जिस चीज की जरूरत हमें कंपनीज में काम करने के लिए होती है, वो कॉलेज में सिखाया नहीं जाता है। तो दोनों के बीच में गैप हो गया है, हमारी एजुकेशन के बीच में और जो डिमांड ऑफ इंडस्ट्री है, इन दोनों के बीच में गैप हो गया है। एज अ रिजल्ट ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। आगे चल के देखते हैं कि कैसे जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस चीज को खत्म कर रही है। देखिए, यहां पर तो समरी दे दी है मैंने। आप अगर 30 जुलाई का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे तो वहां पर सत्यजीत सर ने इस चीज को डिटेल में एड्रेस करा है। यहां पर बस मैं कुछ मेन पॉइंट लिख देता हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, जो कि इस प्रॉब्लम्स को, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो फोकस करी गई है कि जो सरकार की लो स्पेंडिंग है एजुकेशन पर, उसको एड्रेस करा गया है। बोला गया है कि 6% ऑफ द GDP मस्ट बी स्पेंट ऑन द पब्लिक, मस्ट बी स्पेंट ऑन द एजुकेशन इन इंडिया। द सेकेंड थिंग इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन द स्किल एजुकेशन, और उसको बोला गया है कि स्कूल लेवल पर ही स्टार्ट कर देंगे। इससे फायदा ये होगा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्टूडेंट्स की बढ़ेगी, उनको ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगी, और इसके लिए नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द वोकेशनल एजुकेशन इसी के लिए बनाया जाएगा, जिससे स्किल एजुकेशन को बेटर करा जा सके। थर्ड थिंग इज दैट हायर एजुकेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को इनवाइट करा जा रहा है इंडिया में, और वो भी हर टाइप के इंस्टीट्यूट को नहीं, ओनली टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप 200 में होंगी, उन्हीं को ही इंडिया में सेटअप करने के लिए, आने के लिए दे विल बी अलाउड टू सेटअप इन इंडिया। इससे इंडिया जो है वो नॉलेज हब की तरह से डेवलप होगा। हमारे यहाँ के बच्चों को हायर क्वालिटी एजुकेशन दुनिया के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनमें पढ़ने का मौका मिलेगा विदाउट इवन गोइंग टू द फॉरेन कंट्री, और इंडिया में ही उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। इससे इंडिया के जो कॉलेजेस हैं, जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी बेटर होंगी बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन विच दे विल फेस फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, और इससे पूरा हमारा जो कंट्री है वो एक नॉलेज हब की तरह से डेवलप होगा। The fourth measure which has been taken is that we are focusing now on the teacher training. इसके लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन 2021 बनाया जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा।
ये बनाएगा, विच विल डू दैट इन कंसल्टेशन विद द NCERT। तो हमको यहां पर याद रखना है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द टीचर एजुकेशन, दिस विल बी फॉर्मुलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, असेसमेंट सेंटर सेटअप करे जा रहे हैं। 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम तो कंटिन्यू करे ही जाएंगे, बट इनको रीडिजाइन करा जाएगा जिससे बेटर तरीके से हो पाए यहां पर टेस्टिंग। क्रिटिकल थिंकिंग पर पहले ही हमने देख लिया है, क्रिटिकल थिंकिंग एनेबल करी जाएगी तो उसकी भी टेस्टिंग होगी। इसके अलावा परख, दिस इज गोइंग टू बी अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, इसको बनाया जा रहा है एज अ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी फॉर द असेसमेंट। ये भी हमको पता है कि नाउ फ्रॉम 10+2 फॉर्मेट वी आर फोकसिंग ऑन टू 5+3+3+4 फॉर्मेट, जिससे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाए फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। यहां पर चाइल्ड की जो मदर टंग होती है उस पर ही फोकस करा जा रहा है एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो दीज आर द सम एक्स्ट्रा प्रोविजन जिससे बेसिक लेवल पर, बिगिनर लेवल पर एजुकेशन जो होगी वो बेटर हो जाएगी। और लास्ट है, डिजिटल एजुकेशन के लिए फोकस करा जा रहा है। ये मैंने आपको बताया था, जो प्रॉब्लम है IT और कंप्यूटर एनेबल्ड कोर्सेज जो है वो इंडिया में अच्छे नहीं हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं और देखते हैं क्या चैलेंजेस हैं इंप्लीमेंटेशन में ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। तो इवन दो यूनियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आएगी, बट स्टेट गवर्नमेंट्स को भी बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड वी हैव सीन इन द पास्ट कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑफन नॉट वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इंप्लीमेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। Second point है that 3 language formula has been opposed by many states because they see that 3 language formula is a measure to impose the Hindi. आपको पता है तमिलनाडु में and other states there has been protest on this, and the governments there say that this is just another way through which union government is trying to impose Hindi on these states. Last point है that providing education till class 5th in the mother tongue, this might be problem for the students to learn the English. देखिए, इंग्लिश हम सबको पता है कि अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए और आगे जो हमारी हायर एजुकेशन होती है वो सब इंग्लिश में ही होती है। लेकिन अगर 5th क्लास तक मदर टंग पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है तो क्या होता है कि जैसे ही बच्चा 6th क्लास में आता है, as soon as he comes in the 6th class and many students also change school in 6th class because they are lower primary से upper primary जाते हैं तो change भी हो जाता है स्कूल। Suddenly they realize that lot of education is in English and they haven't learnt English that much during their lower primary education। तो उनको काफी प्रॉब्लम यहां पर होती है 6th क्लास में। तो इसी बात को बोला गया है दैट दिस कैन ऑल्सो बी अ चैलेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन कि इंग्लिश जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है हायर एजुकेशन में और जैसे जैसे आप क्लासेस आपकी बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इंग्लिश ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पर बच्चे को 5th क्लास तक जब सबसे ज़्यादा लैंग्वेज सीखने की चांस होते हैं उस टाइम तक उतनी ज़्यादा उसको इंग्लिश का एक्सपोजर इट इज़ पॉसिबल कि नहीं मिले। सो दिस द थर्ड वन इज ओनली इट्स लाइक अ चैलेंज है, बट ज़रूरी नहीं है सब केस में हो, ऐसा हो सकता है, इसीलिए लिखा है मे पोज अ प्रॉब्लम। It's not that it will, it might pose a problem to students. लास्ट अब देखते हैं कैसे इस आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी प्रोग्रेसिव है और इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करा जाना चाहिए। इसका मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है कि आप इसको कैसे इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू। वन मोर थिंग, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट we will be continuing with this answer writing session only till August month. From September we will be discontinuing this session and we will again pick up this session in October. तो आफ्टर द प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में हम लोग फिर से सेशन को स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ओनली टिल अगस्त मंथ और उसके बाद सितंबर से हम इस सेशन को थोड़ी देर के लिए 1 मंथ के लिए ब्रेक देंगे बिकॉज मेनी ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। थैंक यू।